वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस की सजा के खिलाफ अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, ये कितनी अहमियत की हामिल है? और अगर हम खास तौर पर बात करें तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से इस अपील पर कौन से एतराज़ात लगाए गए हैं कि जिनकी समाअत भी अब कल ही होनी है? जितनी भी दरखास्तें इससे कबल भी आती रही हैं, उन पर हमेशा से देखा है कि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शंस होते हैं, और वो ऑब्जेक्शंस कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते, बल्कि हमेशा से यही हुआ है कि जब हेयरिंग होती है तो फौरी तौर पर अदालतें वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर देती हैं। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट साथ होती है कि वो पढ़ी नहीं जा रही, इस किस्म का आ जाता है, या कोई साथ कोई चीज लगानी थी वो नहीं लगाई, तो एक रूटीन के ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस अदालतें जो है वो जैसे ही केस फिक्स होता है वो ओवररूल कर देती हैं। कल भी जो है वो ऑब्जेक्शंस के साथ ये केस जो है वो सुना जाएगा, और इसमें जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की ये दरखास्त है, और 17 जनवरी के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन 2-2.25 माह होने को है कि ये जो सजा है वो हो चुकी है। अगर तो बिल्कुल मेरिट पे अगर बात की जाए तो जो जजमेंट आई थी एहतसाब अदालत की, उसमें इतने लकूनस मौजूद हैं कि सुकम इतना मौजूद है कि जो इसमें इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं, उनको उनकी सजा मुअत्तल होकर जमानत पर रिहाई हो सकती है। और ये बिल्कुल सादा सा एक वो फार्मूला होता है कि जब उनकी अपील जो है वो 1-1.5 साल के बाद लगनी है तो उनको सजा। अच्छा, अपील के लगने के ऊपर साकिब साहब एक ये भी बात आई थी सामने कि अपील जो है अब वो आउट ऑफ टर्न नहीं लगेगी, बल्कि अपनी बारी पर वो अपील लगेगी। तो ये अपील, क्योंकि सजा 17 जनवरी को हुई थी, तो क्या ये अपील अपनी बारी पर लगी है या आउट ऑफ टर्न लगी है? नहीं, जो अपील है वो एक सेपरेट है, ये जो दरखास्त है ये सेपरेट है, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। अपील जो है वो अपील जो है वो जनवरी के दायर हो चुकी थी। ये जो दरखास्त ये दायर हुई है ये अभी दायर हुई है, एक हफ्ता पहले। तो जो इस किस्म की जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त होती है, ये कहते हैं कि आप आर्जी रिलीफ हमें दे दें कि कल हो सकता है कि इमरान खान साहब की अपील जो है वो 1 साल के बाद फिक्स हो। 1 साल के बाद जब फिक्स हो, वो फैसला आए तो फैसले में कलअदम करार दिया जाए, तो जो 1 साल की सजा होती है तो वो सजा काट चुके होंगे तो वो किस खाते में जाएगी। तो ये एक प्ली ली जाती है कि जब तक आप अपील डिसाइड नहीं करते तब तक हमें, यानी ये एक फौरी रिलीफ की दरखास्त है बेसिकली, जो कि लग गई है। फौरी रिलीफ की दरखास्त तो जो अपील अपने वक्त पर लगेगी, तो पहले भी अपीलें अपने वक्त पर लगती रही हैं। एक वाहिद जो साइफर वाला मामला था, साइफर केस का, वहां पे भी इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को इब्तदाई रिलीफ आर्जी मिल जाना था, लेकिन अदालत ने कहा कि हम अपील मरकजी ही सुन देते हैं और उस पर भी फैसला कर देते हैं, और उसमें तकरीबन 4-5 माह जो है वो लग गए और उसके बाद उनको रिलीफ मिला। बाकी सारी अपीलें अपने अपने वक्त पर ही लग रही हैं। वो 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, तो वो अपील आज तक नहीं लगी। तो आप उससे अंदाजा लगा ले, 23, 24 और अब 25 आ गया है, वो भी पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब साकिब साहब ये बताइए कि हुकूमत का ख्याल है कि चूंकि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की मैक्सिमम सजा मिली है, तो अपील में वो सिरे से अपील जो है वो खत्म नहीं हो सकती, अगरचे वो कम जरूर हो सकता है ये सजा का जो दौरानिया है। तो इमरान खान के वकला को भी यही लग रहा है। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने केस लड़ा है, दूसरी साइड का अपना, गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इंडिपेंडेंट व्यू की बात करता हूँ, जो इंडिपेंडेंट व्यूज हैं, जो हमारे जो कानून जानने वाले लोग हैं, मतलब कोर्ट रिपोर्टर्स हों या वकील हों, दोनों साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्रक्स ये है कि उसमें बहुत बड़े सुकम है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड केस की सजा कभी बरकरार नहीं रह सकेगी। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो 190 मिलियन पाउंड जो यूके की एजेंसी थी, उन लोगों को कभी भी इस में जो ना तो गवाह बनाया गया, ना उनकी स्टेटमेंट्स हुई हैं, वो चीजें रिकॉर्ड पे नहीं आई। तो जब इसमें ना हो सके तो आप हवा में तो सजा नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा क्विक एक आपने अपडेट दी साकिब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ी अहम अपडेट्स जो हैं वो हमें दी हैं इस केस के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे प्रोग्राम में शामिल करना है, एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस आएंगे तो एक बड़े अहम इशू पर बात करेंगे कि ब्यूटी जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं वो किस तरह से हमारी जिल्द को मुतासिर कर रही हैं, कैसे कैंसर कॉज कर रही हैं ख़वातीन में, और उसके हवाले से अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में क्या होने जा रहा है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। कोल्ड क्रीम्स या रंग गोरा करने वाली क्रीम्स, जिनको हम आम जबान में उर्फ आम में फेयरनेस क्रीम्स कहते हैं, उनके इस्तेमाल से जिल्द पर होने वाले सेहत के मुज़र असरात का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया, जिस पर अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। कायमा कमेटी की कार्रवाई के दौरान जब कमेटी मेंबर डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो ने वजारत सेहत से सवाल किया कि क्या हुकूमत ने कोल्ड क्रीम के जिल्द पर मुज़र असरात का नोटिस लिया, जिल्द पर कोल्ड क्रीम के नुकसानात पर हुकूमत क्या इकदामात कर रही है, वजारत सेहत ने इनके सवालात की जो तहरीरी शक्ल है उसमें जवाब दिया और कहा कि कोल्ड क्रीम ड्रैप एक्ट 2012 के दायरा कार में नहीं आती। रंग गोरा करने वाली मसनूआत में मरकरी की मौजूदगी पर मुल्क गिर मुहिम शुरू की गई और वजारत सेहत ने मजीद ये मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ड्रैप को कारोबारी मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स एक्ट 2023 नाफिज करके मयार और फ़रोख्त के उसूल तय कर दिए गए और कॉस्मेटिक्स के मामलात की निगरानी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी करेगी। अब वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक ने कहा कि ये दुरुस्त है कि बहुत सी कोल्ड क्रीम्स गैर मयारी हैं, जिनकी वजह से जिल्द पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। मेडिकेटेड क्रीमों से इतने असरात नहीं मुरतब होते जितने कि नॉन मेडिकेटेड क्रीमों से मुरतब होते हैं। वजारत सेहत के अफसरान का ये कहना था कि कोल्ड क्रीम्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरा कार में नहीं आती और इस मामले को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का इदारा ही देखता है। अब ये समझ नहीं आ रहा नाजरीन कि असल में ये किसके दायरे इख्तियार में आता है और कौन इसका हल निकालने के लिए अथॉरिटी जो है वो रखता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली और मेंबर कायमा कमेटी बराए सेहत डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना एक इम्पॉर्टेंट इशू रेज किया है। बारहा टीवी चैनल्स पे शोज़ पे मुतादद मरतबा बात होती रही, लेकिन जाहिर है एक लेजिस्लेटर का ये इशू उठाना, सबसे पहले तो आपको हम बहुत मुबारकबाद भी इस पे पेश करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया। अब ये बताइए कि क्या सेहत की जो कायमा कमेटी है उसको मुतमईन कर दिया गया या अभी भी वो मुतमईन नहीं है इन जवाबात से? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि जो पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेटर जिस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो आवाम के लिए बेहतरी के लिए होती है, उसको आप लोगों ने भी टेकअप किया और एज अ सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। ये चीज़ हाईलाइट मैं नवंबर से कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कि कभी कभी वो चीज़ें रह जाती हैं बीच में, कहीं इतने सारे इश्यूज होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आवाज़ दब जाती है। लेकिन उस दिन जब हमारा नेशनल असेंबली का सेशन था तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन दिया था जो 3 सेशन से कंटिन्यूसली वो पेंडिंग था और उसका कभी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाता था, वो कहते थे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहते थे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में ही क्वेश्चन घूम रहा था। लेकिन उस दिन फिर जब रूलिंग दी गई स्पीकर साहब की तरफ से, सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से, तो फाइनली ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ गया है, जो होप्सो के नेक्स्ट सेशन में टेकअप हो जाएगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर साहब ने या स्टेट मिनिस्टर साहब ने हमें बात बताई थी कि ये ड्रैप के अंडर में नहीं आता है, तो वो चीज़ इस तरह से है कि हमारी कुछ मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स होती हैं और एक नॉन मेडिकेटेड होती हैं। तो ये चीज़ें ड्रैप के अंडर में मेडिकेटेड जो कॉस्मेटिक्स हैं वो आती हैं, जो नॉन मेडिकेटेड हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाती हैं। तो अब यानी कि ये मामला आपने भी 2 अलग अलग अथॉरिटीज के साथ उठाना है।